अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं और वो विचार ये है कि जब लोग उपलब्धियों में भी गलतियां ढूंढने लगें तो समस्या उस उपलब्धि में नहीं बल्कि उन लोगों की सोच में होती है। और ये वही लोग हैं जो भारत में आधा फ्रंट खोलकर हमेशा बैठे रहते हैं। दो फ्रंट तो हमने आपको बता दिए, पाकिस्तान और चीन। आधा फ्रंट हमेशा हमारे देश में खोला ही रहता है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे देश की कोई भी उपलब्धि कभी खुश नहीं करती। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस उपलब्धि में भी कमियां ढूंढ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत को जश्न मनाने से पहले अपनी प्रति व्यक्ति आय की तुलना भी जापान से जरूर करनी चाहिए। इससे पहले इसी महीने जब हमारा देश पाकिस्तान से युद्ध जीता था, ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब रहा, तब भी यही लोग इसका जश्न मनाने की बजाय ये पूछ रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों कर लिया और भारत ने इस युद्ध में अपने कितने हवाई जहाज खो दिए, हमें तो पहले ये बताओ। पाकिस्तान जैसा देश जो युद्ध हार कर भी जश्न मना रहा है और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध जीत कर भी सोच में पड़े हुए। आपको याद होगा इससे पहले जब हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक पहुंचा था, तब भी इन लोगों ने इस पर भारत की आलोचना ही की थी, ये कहकर कि चांद पर तो पहुंच गए लेकिन पहले जमीन पर भारत में फैली गरीबी को तो देख लो। कोविड काल में जब हमारे देश ने अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई तो इसे भी हमारे देश के कुछ लोगों ने इसकी सराहना नहीं की और पूछा कि इस वैक्सीन के सुरक्षित होने के क्या सबूत हैं। कई लोगों ने कहा हम तो लगवाएंगे ही नहीं ये वाली वैक्सीन। और हमारी सेनाओं ने जब सीमा पर चीन की सेना को पीछे धकेला तब भी ये लोग खुश नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश की उपलब्धियों में भी सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और इन पर भी कभी तालियां नहीं बजाते, कभी खुश नहीं होते। और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से ज्यादा खुश हैं। क्यों पाकिस्तान के लोग खुश हैं? पाकिस्तान के लोग युद्ध में हार कर भी जश्न मना रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था के $400 बिलियन पार होने की खुशी में भी वहां के लोग झूमते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी खुश नहीं है और इसमें भी वो लोग कमियां ढूंढ रहे हैं और इस उपलब्धि पर भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मायूस बैठे हैं, जबकि ये भारत के हर व्यक्ति की उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। जो भी व्यक्ति इस देश में काम कर रहा है, हम सबका इसमें योगदान है, इसलिए हम सब के लिए फख्र की बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इनमें पहले नंबर पर अमेरिका है जिसकी अर्थव्यवस्था है 2623 लाख करोड़ रुपए की। दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था है 1653 लाख करोड़ रुपए की। तीसरे नंबर पर जर्मनी है जिसकी अर्थव्यवस्था है 408 लाख करोड़ रुपए की और चौथे स्थान पर हमारा देश भारत है, हमारी अर्थव्यवस्था है 360 लाख करोड़ रुपए की। और पांचवें नंबर पर अब जापान आ गया है जहां की अर्थव्यवस्था है 360 लाख करोड़ रुपए की। तो ये आपको याद रखने चाहिए, जो पहले 5 देश हैं बड़े अर्थव्यवस्था के हिसाब से, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये हैं जिनमें आपका देश भारत आज पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। अब जरा आपको पीछे लेकर चलते हैं। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत इस सूची में 10वें स्थान पर था, लेकिन अब 2025 में हम 10वें से बढ़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। पिछले 11 वर्षों में पहले भारत ने रशिया को पीछे छोड़ा, फिर इटली को पीछे छोड़ा, फिर ब्राजील को, उसके बाद फ्रांस को, फिर ब्रिटेन को और अब जापान को भी हमने अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया है। क्या यह कम बड़ी उपलब्धि है? ये सारे वो देश हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता था कि भारत इन देशों की अर्थव्यवस्था से कभी आगे नहीं निकल पाएगा, और जापान को लेकर तो यह कहा जाता था कि भारत को उसके आसपास पहुंचने में भी अभी बहुत लंबा समय लगेगा। वर्ष 2014 में जापान की GDP 298 लाख करोड़ रुपए की थी और भारत की थी 124 लाख करोड़ रुपए की।
और जापान की कुल जीडीपी में भारत जैसे 2 देशों की अर्थव्यवस्था समा सकती थी। यानी हमसे दुगनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी जापान की आज से 11 साल पहले। लेकिन आज मई 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी है। आप सोचिए, यह है चमत्कार कि नहीं? और ये सारे लोग जो हैं, ये वो हैं जिन्हें विकसित देश माना जाता है। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा फायदा इन देशों को मिला है। ये हमसे पहले से ही कई दशकों के लिए हमसे आगे रहे हैं। हम तो विकसित देश माने ही नहीं जाते थे, और ये सारे विकसित देश हैं। इन्हें औद्योगिकरण का पूरा फायदा मिला है पहले दिन से, जो कि हमें नहीं मिला कभी। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो इस सफलता पर भारत की आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ जापान की प्रति व्यक्ति आय भी देख लेनी चाहिए। जापान की प्रति व्यक्ति आय कहां है और हमारी कहां है? तो आज हमने इसके लिए भी कुछ आंकड़ों को आपके लिए डिकोड किया है, और हम चाहते हैं कि पूरा देश, आप सब इन आंकड़ों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि यह दुष्प्रचार भी आप तक जरूर पहुंचेगा। जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है। माना हमसे बहुत ज्यादा है, 29 लाख रुपए वहां पर एक औसत व्यक्ति कमाता है एक साल में, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय है लगभग 2.5 लाख रुपए। अंतर तो बहुत बड़ा है, और इस मामले में हमारा देश जापान से आज भी काफी पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है, आंकड़े बता ही रहे हैं। लेकिन यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि जापान की कुल आबादी सिर्फ 12.5 करोड़ है, जबकि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। और जब किसी देश की आबादी इतनी ज्यादा होती है तो उस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना उस देश की प्रति व्यक्ति आय से नहीं करनी चाहिए जो आबादी में कहीं ज्यादा छोटा है और जो बहुत पहले ही हमसे विकसित हो चुका है। इस बात को आप चीन के उदाहरण से जरा समझिए। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यह बात सब मानते हैं। लेकिन चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों से भी कम है, जबकि इन देशों की अर्थव्यवस्था चीन से छोटी है। चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 12 लाख रुपए है, जबकि जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है। और भारत की तरह चीन के लोग भी इस मामले में जापान से बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि चीन में इस बात के लिए वहां की सरकार की आलोचना हो रही है, या चीन के लोगों ने यह कहा हो कि चीन का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ एक दिखावा है, या दुनिया ने कभी इस आंकड़े को चुनौती दी हो? आज जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद भारत के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, उन लोगों को आज कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 1995 में भारत के 118 लोग पूरे साल में जितना पैसा कमाते थे, उतना पैसा जापान में एक व्यक्ति अकेले पूरे साल में कमा लेता था। यानी जापान का एक व्यक्ति और हमारे यहां 118 लोग बराबर पैसा कमाते थे। फिर वर्ष 2010 में जब यूपीए की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, तब भी भारत के 33 लोग मिलकर उतना पैसा कमा पाते थे जितना जापान में एक साल में एक व्यक्ति कमा लेता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे और देश में चुनाव हो रहे थे, तब भी भारत के 25 लोग मिलकर उतना पैसा कमा रहे थे जितना जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में कमाता था। यानी हमारे 25 और जापान का 1। लेकिन आज जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में जितना पैसा कमाता है, उतना पैसा भारत के 12 लोग मिलकर कमा रहे हैं। और यह अंतर मौजूदा सरकार में बहुत तेजी से कम हुआ है, और आने वाले वर्षों में यह अंतर और भी कम हो जाएगा। आज यह अनुपात 1 और 12 का है, अब आप देखिएगा ये और कम होगा। और अनुमान है कि सिर्फ 5 साल के बाद वर्ष 2030 में भारत के 9 लोग जापान के एक व्यक्ति के बराबर पैसा कमाने लगेंगे। आज विपक्ष के या कांग्रेस के जो नेता बार बार जापान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दिखाकर राजनीति कर रहे हैं, उनसे हम ये भी जरूर पूछना चाहेंगे कि जब भारत में यूपीए की सरकार थी, क्या तब भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जापान से ज्यादा थी? कड़वा सच तो यह है कि यूपीए की सरकार में ना तो भारत की जीडीपी जापान से ज्यादा थी, ना ही भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जापान के 20 लोगों के भी आसपास थी। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी इस आंकड़े पर भी राजनीति कर रही है।